नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अपन प्रतिदिन डेली करंट अफेयर की एक क्लास लगाते हैं जिसमें अपन उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। उसी कड़ी में आज के इस सेशन में अपन 12 दिसंबर 2024 का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको इस सेशन में कवर करने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक गवर्नमेंट एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। इस क्लास में से आपको सिंगल क्वेश्चन बार देखने को नहीं मिलेगा, सारी चीज़ें आपकी करंट अफेयर की इसी में कवर हो जाएगी। इसके साथ में अपन स्टैटिक्स जीके भी कवर कर रहे हैं। इस क्लास की पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीडीएफ में प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे उसका डिटेल सॉल्यूशन सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। मंथली मैगजीन भी आती है, उसके अंदर अपन डे बाय डे का एड करते जाते हैं और डेली भी आती है। कैसे आपको मंथली मैगजीन लेनी है, कैसे आपको डेली पीडीएफ लेनी है, क्लास के अंत में अपन उस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए पहले आज के सवाल को शुरू कर लेते हैं। आज करंट अफेयर में क्या क्या क्वेश्चन बने हैं उनको पर एक बार उनकी चर्चा कर लेते हैं। कल राजस्थान के अंदर कल शाम की घटना है, 5 बजे बाद में इतनी वैकेंसीज आई है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। सारी वैकेंसीज के बारे में अपन राजस्थान करंट अफेयर की अपनी जो क्लास होगी उस पर कुछ ब्रीफ में चर्चा भी करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शेयर सितंबर 2025 तक, इससे पहले भी एक क्वेश्चन है, एक मिनट रुको आप। कई बार क्या होता है, स्लाइड लगाने पर एक आधी स्लाइड इधर उधर हो जाती है जब अपन क्लिक करते हैं बोर्ड पे। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं अपन। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है? कौन सा दिवस अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस है वो प्रतिदिन अपन कब मनाते हैं? तो 11 दिसंबर को। कल अपन ने कौन सा दिवस मनाया था? अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया था। अब इंपॉर्टेंट, दिसंबर में आज तक मैंने कौन कौन से दिवस पढ़ा दिए हैं उसका एक बार रिवाइज करवा देता हूं मैं आपको, ठीक है। 1 दिसंबर को अपन विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस। कब? 1 तारीख को। आज 11 तारीख है, 11 तारीख के दिवस अपन सारे देख लेते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, जो कि मैंने आपको 1 दिसंबर की क्लास में पढ़ाया था। इसके अलावा 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतरराष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। ये 3 दिवस अपन कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को कितने? 3 दिवस मनाते हैं। कौन कौन से? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रक दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतरराष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। उसके आगे आता है 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को अपन विश्व दिव्यांग दिवस मनाते हैं। कौन सा मनाते हैं? विश्व दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। 4 तारीख को अपन नौसेना का दिवस मनाया था, तो आपको पता होना चाहिए भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं अपन 4 दिसंबर को। 5 तारीख को मैंने आपको विश्व स्वयंसेवक दिवस के बारे में बताया था, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। इसके अलावा 6 तारीख को कोई भी दिवस नहीं आता, तो 6 तारीख को अपन ने कुछ नहीं पढ़ा था। इसके आगे फिर 7 तारीख की क्लास में अपन ने कौन सा दिवस पढ़ा था? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस। इसके अलावा उसके साथ में सशस्त्र सेना झंडा दिवस भी अपन ने मनाया था और अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस। तो 3 दिवस मनाते हैं 7 तारीख को। कब? 7 तारीख को 3 दिवस मनाते हैं। तीनों दिवस आपको याद रखने हैं। 8 तारीख को बोधि दिवस मनाया जाता है, बोधि वृक्ष के उपलक्ष्य के अंदर बोधि दिवस 8 दिसंबर को। 9 दिसंबर को अपन अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर को इंपॉर्टेंट दिवस आता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, जिस पर कल मैंने आपको डिटेल में समझाया था। फिर आता है 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। तो दिसंबर महीने में अभी तक ये दिवस मनाए गए हैं, जिसका मैंने ब्रीफ में रिवीजन करवाने की कोशिश की। 1 तारीख विश्व एड्स दिवस। 2 तारीख को 3 दिवस मनाए जाते हैं। कौन कौन से? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रक दिवस। उसके आगे 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाते हैं। उसके आगे 4 तारीख को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 तारीख को अपन कौन सा दिवस मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाते हैं। 6 तारीख को अपन कोई भी दिवस नहीं मनाते हैं। फिर अपन 7 तारीख को 3 मना लेते हैं, 6 को नहीं मनाते, तो 7 को 3 मना लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस मनाया जाता है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 7 तारीख को मनाया जाता है। इसके आगे 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाते हैं। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है और 10 तारीख को सबसे इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और आज 11 तारीख अपन ने पढ़ा है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। तो सारे दिवस एक बार रिवाइज हो गया आपका। तो रिवीजन अपन कभी कभार मुझे लगता है ना, कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इस टॉपिक में से तो करंट अफेयर में 101% क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मैं उसका रिवीजन करवा देता हूं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, दिवस अपन पूरे याद करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे आप 5, 6, 7 महीने मेरे साथ जुड़े रहोगे तो सारे दिवस आपको कंठस्थ याद हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष किस तारीख को राजस्थान सरकार प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाएगी? देखिए इंडिया करंट अफेयर में ये इंपॉर्टेंट है 2 स्टार, राजस्थान करंट अफेयर में ये 5 स्टार क्वेश्चन है भाई। राजस्थान सरकार की राजस्थान की जो भी बीजेपी सरकार है, भजनलाल की सरकार है, उसने एक नई घोषणा की, एक नए दिवस की घोषणा की है। दिवस का नाम क्या रखा है? प्रवासी राजस्थानी दिवस। कब मनाएंगे? 10 दिसंबर को मनाएंगे। 10 दिसंबर को अपन और क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, और 10 दिसंबर को अब अपन प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाएंगे। अभी आपको पता होना चाहिए राजस्थान में 9, 10 और 11 तारीख को राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट हो रही थी। कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, इंडिया करंट अफेयर की क्लास में आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था जेईसीसी सीतापुरा के अंदर इस कार्यक्रम का उद्घाटन 9 तारीख को हुआ था। 11 तारीख तक ये प्रोग्राम चला था। इसके अंदर 30 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ था। 37 इसके अंदर पूरे देश आए थे, अलग अलग देशों के 37 प्रतिनिधि इसके अंदर आए थे, जिसमें 17 पार्टनर्स कंपनी थी, ठीक है। 15 कंट्री सहभागी कंट्री के रूप में उन्होंने भाग लिया था। सारी कंट्रीज वगैरह मैंने आपको पढ़ाई थी। ये था क्या? राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट मीट था क्या? तो इसके अंदर राजस्थान की जो भजनलाल सरकार है, बीजेपी की सरकार है, भजनलाल सरकार का मतलब है राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा, तो उन्होंने अलग अलग देशों में पिछले 6 महीने से कैंपेन चला रहे थे, कहीं रोड शो कर रहे थे, अलग अलग निवेशकों को बता रहे थे कि हमारे राजस्थान के अंदर ये संभावनाएं हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इसके लिए हम ये प्रोग्राम रख रहे हैं। तो उस प्रोग्राम के अंदर मोदी जी भी आए थे, आपको बताना चाहिए, ठीक है। और उसके अंदर मुख्य अतिथि के रूप में मोदी जी के साथ में आपको हरिभाऊ बागड़े की एक फोटो वायरल दिखी होगी, जो कि वर्तमान के अंदर राजस्थान के 45वें क्रम के राज्यपाल हैं, ठीक है। उसी के अंदर 11 तारीख के अंदर यानी कल जो राजस्थान राइजिंग इन्वेस्टमेंट समिट का एक प्रोग्राम रखा गया था राजस्थान प्रवासी सम्मेलन के नाम से, उसके अंदर यह घोषणा की गई थी कि हम प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाएंगे प्रतिदिन 10 दिसंबर को। यहां तक तो आपकी चीजें समझ में आ गई। ये राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में था। अब अपन इस क्वेश्चन को इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, यानी इंडिया के अंदर प्रवासी जो व्यक्ति हैं उनको लेकर क्या क्या अपन दिवस मनाते हैं, ठीक है। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के अंदर ये घोषणा की गई कि राजस्थान है वो 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाएगा। इसके अलावा 18वां जो प्रवासी भारतीय दिवस है, मैं कौन सा बोल रहा हूं आपको ध्यान होना चाहिए, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी को मनाते हैं। यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखता हूं मैं, देखो आप देखते जाना, पढ़ते जाना। नौ जनवरी को अपन क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। अब आपने एक चीज देखी, राजस्थान प्रवासी दिवस तो अपन 10 दिसंबर को मनाएंगे, लेकिन जो भारतीय प्रवासी दिवस है वो 9 जनवरी को मनाते हैं। अच्छा, इससे पहले 17 बार अपन ने भारतीय प्रवासी दिवस मना लिया है। तो 17वां जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो 2023 के अंदर मध्य प्रदेश इंदौर के अंदर हुआ था, ठीक है। लास्ट जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है वो 17वें क्रम का मनाया गया है, जो कि मध्य प्रदेश इंदौर के अंदर अपन ने मनाया था। कब मनाया था? 2023 के अंदर। अब इसके बाद अगला कौन सा होगा? अगला 18वां होगा। जनरली बात है 17 के बाद 18 आते हैं। अठारहवां प्रवासी भारतीय दिवस है वो कब मनाएंगे? तो मनाने की तारीख तो यही रहेगी, 9 जनवरी 2025 को मनाएंगे। कहां पर? ओडिशा के अंदर मनाएंगे 2025। ओडिशा के अंदर, ओडिशा की राजधानी के अंदर मनाया जाएगा। भुवनेश्वर के अंदर अपन 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 में मनाएंगे, यानी अब जो तारीख आ रही है 9 जनवरी 2025। इससे पहले अपन ने 17वां कहां पर मनाया था? एमपी इंदौर के अंदर 2023 के अंदर। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है और राजस्थानी प्रवासी दिवस की पहली बार घोषणा हुई है 10 दिसंबर को अपन मनाएंगे। अब जो 18वां भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाएगा उसकी थीम अभी से लॉन्च कर दी गई है। उसकी थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है? एक विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। एक विकसित भारत के अंदर आपको पता है विकसित भारत 2047 अपन का टारगेट है, 2047 तक भारत को विकसित करना है। तो एक विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का क्या योगदान है, ये इसकी थीम रखी गई है। 18वें भारतीय प्रवासी जो दिवस मनाया जाएगा उसकी कहां पर? ओडिशा
के अंदर, भुवनेश्वर के अंदर बनाया जाएगा 2025 के अंदर। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी, इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। स्टैटिक्स के अंदर मैंने बता दिया भारतीय प्रवासी दिवस को लेकर, और जो राजस्थान के अंदर है वो तो नया शुरू हुआ, प्रवासी भारतीय राजस्थानी दिवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सितंबर 2025 तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर बन जाएगा? एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट यानी जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है उसके लिए एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा बन जाएगा? राइट ऑप्शन है गोरखपुर। गोरखपुर कहां पर है? यूपी के अंदर है, योगी आदित्यनाथ वाला गोरखपुर यूपी के अंदर है, वहां पर ये बनेगा। क्या बनेगा इस शहर के अंदर? शहर ऐसा क्या होगा जो सितंबर 2025 तक ये भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधक शहर बनेगा? इसके अंदर 40 एकड़ के अंदर एक प्लांट लगेगा। 40 एकड़ में प्लांट कौन सा लगेगा? सुतनी गांव है, सहजनवा है ना, उसके अंदर एक गांव है सुतनी गांव। एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी याद कर लेना, ठीक है। इस पर एनटीपीसी ने, एनटीपीसी आप जानते हो, उसने 300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। यहां पर कितना? एनटीपीसी ने 300 करोड़ रुपए लगाए इस प्लांट के लिए, 40 एकड़ के अंदर सुतनी गांव के अंदर है। यह प्लांट क्या करेगा? प्रतिदिन 700 टन जो कचरा होता है सिटी के अंदर, कचरा जो होता है, वेस्ट जो होता है, 700 टन कचरा प्रतिदिन, बहुत बड़ी मात्रा होती है, 700 टन कचरा प्रतिदिन इस प्लांट के अंदर आएगा। ये प्लांट है वो 700 टन कचरे का क्या करेगा? चाहे उसमें सूखा कचरा हो चाहे गीला कचरा हो, उस कचरे को संशोधित करेगा और उस कचरे से चारकोल, बायो सीएनजी इनका प्रोडक्शन करेगा। इससे क्या होगा? पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा, ठीक है, ऊर्जा मिलेगी। तो आपको ध्यान रखना है 700 टन वेस्ट मैनेजमेंट पर डे, चाहे वो सूखा हो चाहे गीला हो, ठीक है। उस कचरे से सीएनजी हो गया, चारकोल हो गया, चारकोल आप समझते हो डामर जो सड़क पे प्रयोग में लेते हैं, चारकोल, बायो सीएनजी, ये सब बनाया जाएगा। 40 एकड़ के अंदर है, सुतनी गांव में है। एनटीपीसी ने 300 करोड़ रुपए का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, निवेश किया है, और इस परियोजना के चलते भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा बनेगा? गोरखपुर बनेगा। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, साइंस और टेक्नोलॉजी का शानदार क्वेश्चन है, करंट में पूछा जाने वाला। हाल ही में कौन सा आईआईटी संस्थान भ्रूण के मस्तिष्क की 3D छवियां जारी करने वाला पहला शोध संगठन बना है? पहले तो इस क्वेश्चन का जो भाव है वो समझने की कोशिश करो। देखिए, अगर कोई आदमी कोई शब्द बोलता है तो उसके पीछे के भावों को पकड़ना बहुत जरूरी है, वरना जस्ट ए फ्रेंड बन के रह जाते हो। चलो बात किए क्या है। एक ऐसी आईआईटी संस्थान है भारत के अंदर जिसने एक ऐसी तकनीक अपनाई है, ठीक है, टेक्निक का मतलब तकनीक, ठीक है, ऐसी तकनीक अपनाई है जिससे भ्रूण के अंदर, भ्रूण क्या होता है? एम्ब्रियो जानते हो, जब बच्चा जन्म नहीं लेता है, माँ की पेट में गर्भावस्था के अंदर भ्रूण बनता है, उस भ्रूण के अंदर जो मस्तिष्क है, भ्रूण के अंदर जीव होगा, सीधी सीधी बात है। मानव के अंदर भ्रूण है तो या तो लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है। तो उनके जो मस्तिष्क है उसकी 3D डायग्राम, उसकी 3D फोटोग्राफी की है, किसने की है? आईआईटी मद्रास ने। अब मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझाया तो आपके समझ में आ गया होगा। मस्तिष्क की 3D छवियों का मतलब ये हुआ, जो भ्रूण है, माँ के पेट में जो बच्चा भी जन्म नहीं लिया, भ्रूण के अवस्था के अंदर है, उस भ्रूण के अंदर जो भी लड़का या लड़की है, नवजात शिशु है या जो भी है, उसके मस्तिष्क की 3D डायग्राम, ठीक है। जहाँ एक सतह दिखती है 2D होता है, जिसकी चारों तरह की सतह दिखती है 3D होता है। 2D 3D आपने फिजिक्स मैथ में पढ़े होंगे। तो 3D डायग्राम किसने जारी किया है? आईआईटी मद्रास ने, ठीक है। इसके अंदर इस फोटो की जो रिजोल्यूशन है, फोटो का रिजोल्यूशन तो आप जानते होंगे, पिक्सल बोल दूं मैं, जिसको जूम करते पढ़ते, इस तस्वीर के रिजोल्यूशन बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। इससे होगा क्या? इससे ये होगा जो विकासात्मक विकार होते हैं, विकासात्मक विकार का मतलब क्या हुआ? बच्चा जन्म लेता है, मतलब पहले निषेचन होता है, उसके बाद भ्रूण बनता है, भ्रूण के बाद में शिशु, जैसे जन्म लेके बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे उस बच्चे का विकास होता है, कई बार ऐसा होता है कि इन विकास के चरणों में कुछ समस्याएं रह जाती हैं, ठीक है, कुछ विकार उत्पन्न हो जाते हैं। यानी बच्चा जब पहले छोटा था तो उसका मस्तिष्क सही था, उसके शरीर के अंदर सारी प्रतिक्रियाएं सही, लेकिन जैसे जैसे उसका विकास होता है उसमें कुछ ना कुछ विकार उत्पन्न हो जाते हैं, कुछ ना कुछ बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो उन विकारों पर सही से शोध किया जा सके और उसका शीघ्र निदान किया जा सके, उसके लिए ये बहुत ही काम आएगा। मतलब भ्रूण है, अगर डॉक्टर को ऐसा लगता है कि इसमें कुछ विकार हो सकते हैं, ठीक है, अब जैसे जैसे उसका विकास होगा वो विकार बढ़ते जाएंगे। इससे अच्छा है कि अपन को उस टाइम ही 3D डायग्राम अपन को मिल जाएगा, तो अपन उसी टाइम उसका पता लगा कि इसका उपचार कर देंगे। तो विकासात्मक विकारों का शीघ्र निदान करने के अंदर इसका बहुत ही सहयोग रहने वाला है। और भ्रूण इमेजिंग जो प्रौद्योगिकी होती है उसके अंदर ये बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है आईआईटी मद्रास। क्वेश्चन ज्यादा संभावना है इसी फॉर्मेट के अंदर आने की, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव का 25वां संस्करण किस राज्य में मनाया गया? हॉर्नबिल महोत्सव आपको पता होना चाहिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है तमिलनाडु के अंदर, नागालैंड के अंदर, नागालैंड के अंदर इसको मनाया जाता है। कौन सा? हॉर्नबिल महोत्सव। इसका भी 25वां संस्करण है, वो नागालैंड के अंदर चल रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है। हॉर्नबिल महोत्सव को त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्योहारों का भी त्योहार है भाई ये। ठीक है, बोलते हैं भगवान का भी भगवान है। ठीक है, वैसे ही त्योहारों का भी त्योहार है हॉर्नबिल महोत्सव। ठीक है, और 25वीं वर्षगांठ इसकी मनाई जा रही है। 1 से 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष इसको मनाया जाता है। प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है हॉर्नबिल महोत्सव? 1 से 10 दिसंबर के मध्य मनाया जाता है। नागालैंड के अंदर इसको मनाया जाता है। इसको त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। ठीक है, एक्चुअल के अंदर अगर इसकी अपन लोकेशन देखें, मैंने इसकी लोकेशन ट्रेस की थी बराबर के, ये कहाँ पर है, एग्जैक्ट कहाँ पर है ये, तो ये जो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, उससे 12 किलोमीटर की दूरी के अंदर नागा हेरिटेज गांव है। ठीक है, जिसको किसामा भी लिखा था एक जगह, किसामा, उसके अंदर ये होता है। ठीक है, तो मूल रूप से कहाँ पर होता है? नागा हेरिटेज गांव किसामा के अंदर ये होता है, जो कि नागालैंड की राजधानी कोहिमा से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। 25वां इस बार मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष 1 से 10 दिसंबर को मनाते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। इस त्योहार को मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है? इनका ऐसा मानना है, जो नागालैंड की नागा कला है, यानी वहाँ की जो पारंपरिक कलाएं हैं, जो वहाँ के पारंपरिक रीति रिवाज हैं, लोक कथाएं हैं, उन सबको पुनर्जीवित करने और उनको संरक्षित करने के लिए हम ये त्योहार मनाते हैं। जब वहाँ के लोगों से पूछा गया भाई आप हॉर्नबिल महोत्सव क्यों मनाते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो हमारी नागा कला है, जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारी लोक कथाएं हैं, उनको एक तो हम पुनर्जीवित कर रहे हैं, वापस उनको जिंदा कर रहे हैं, एक जो बची हुई है उनको संरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। यह हॉर्नबिल आपने नाम सुना होगा, एक पक्षी का नाम होता है। हॉर्नबिल नाम का एक पक्षी होता है, जिसके अगर अपन वैज्ञानिक नाम की बात करें तो हॉर्नबिल जो पक्षी है उसका वैज्ञानिक नाम होता है ब्यूसेरोसोस बाइकॉर्निस। ठीक है, बाइकॉर्निस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। ये एक्चुअल के अंदर जो भी खतरे का पक्षी होता है, यानी जिसकी संख्या कम है, खतरे का ऐसा नहीं जो किसी पे हमला करता हो, खतरे वाली प्रजातियां वो होती है जिनकी संख्या बहुत ही कम है, जो लुप्त हो सकती है या जो विलुप्त प्राय हैं। ठीक है, उनको अपन एक पुस्तक में लिखते हैं, उसको रेड डाटा बुक बोलते हैं या उसको रेड लिस्ट बोलते हैं। उसके अंदर इसको असुरक्षित लिखा गया है। उसके अंदर अलग अलग सरणियां होती है, VU सरणी होती है जो कि असुरक्षित सरणी होती है। उस असुरक्षित की श्रेणी में इस पक्षी को रखा गया है, हॉर्नबिल पक्षी को, जिसका वैज्ञानिक नाम मैंने आपको बताया बाइकॉर्निस इसका वैज्ञानिक नाम है। पूरा नाम पूछे तो ब्यूसेरोस बाइकॉर्निस इसका वैज्ञानिक नाम है। और जो रेड डाटा बुक है उसके अंदर इसको असुरक्षित यानी VU श्रेणी के अंदर रखा गया है। ठीक है, और हॉर्नबिल का 25वां संस्करण 1 से 10 दिसंबर नागालैंड राजधानी कोहिमा से, जो गाँव बताया था किसामा, याद रखना, यहाँ पर जो भी नागालैंड के रीति रिवाज हैं उनको संरक्षित करने के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? दिसंबर 2024 में, अभी की बात है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत महिला सेना अधिकारों को स्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया है? देखिए, महिला सेनाओं के अंदर केवल पुरुषों को स्थायी कमीशन था। अभी ये कोर्ट में केस चला, कोर्ट का एक फैसला आया, जिसके बाद में अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला आर्मी लेफ्टिनेंट कर्नल थी, उसको परमानेंट कमीशन देने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महिला जो आर्मी ऑफिसर थी उसके फेवर के अंदर ये फैसला क्यों दिया है? महिला ऑफिसर का एक आरोप था कि अगर समान स्थिति है और उसी समान स्थिति में अगर अन्य ऑफिसरों को परमानेंट कमीशन का लाभ दिया जा रहा है लेकिन उसे वंचित किया जा रहा है, वंचित किस बात पे किया जा रहा है कि वो महिला है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अन्य अधिकारियों को जब स्थायी कमीशन दिया जा रहा है, आयु में छूट का लाभ दिया जा रहा है, तो महिला को इससे वंचित करना एक भेदभावपूर्ण कार्य है। आप इस बात पे उसको वंचित नहीं कर सकते हो कि वो महिला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये उचित होगा कि महिला को भी परमानेंट कमीशन दिया जाए और उसके तहत जो भी तमाम बेनिफिट मिलते हैं वो सारे बेनिफिट दिए जाने चाहिए। अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को। वैसे सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला सम्माननीय होता है, ये फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का सम्माननीय था। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत ये फैसला दिया है, महिलाओं के लिए दिया है। अभी आजकल आप अगर न्यूज़पेपर वगैरह देखते हो, समाचार वगैरह देखते हो, एक IT का बंदा बेंगलोर का, वो एक 80 मिनट का वीडियो जारी करता है। उस वीडियो के अंदर, अगर उस वीडियो ने आप सबने देखा होगा उस वीडियो को, IT का बेंगलोर का एक बंदा 80 मिनट का वीडियो जारी करता है, 24 पेज में वो अपनी पूरी कहानी लिखता है और अंत में एक पंखे पे लटक के अपनी जान दे देता है। अगर आप, चलो आप महिला हो, आप पुरुष हो,
आप किस धर्म को मानते हो, आप किस जाति को मानते हो, उस एंगल से अगर उस वीडियो को नहीं देखा जाए, एक व्यक्ति की नज़र से उसको देखा जाए, एक सामाजिक प्राणी की दृष्टि से अगर उसको देखा जाए, जिस व्यक्ति ने वो वीडियो देखा, ऐसा कोई आदमी नहीं था जो उस वीडियो को देख के रोया नहीं होगा। उसके अंदर उस आईटी इंजीनियर ने अपनी सारी चीज़ें बताई। एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ही अच्छा इंजीनियर था, अच्छी सैलरी पे वो काम करता था। वो बताता है कि मेरी शादी हुई थी 2019 के अंदर, उसके बाद में उनके एक बच्चा होता है। शादी के बाद के अंदर वो कुछ उसके लड़की के माता पिता उनसे पैसे की मांग करते हैं, वो देता भी है। एक बार 3 लाख रुपए देता है, एक बार 8 लाख रुपए देता है, एक बार 13 लाख रुपए देता है। वो सारे पैसे वगैरह उसको देता भी है। उसके बाद 50 लाख की उससे डिमांड की जाती है, वो डिमांड पूरी नहीं कर पाता है तो उस पर अलग अलग तरीके के केस लगा देती हैं। उसकी जो सास है वो लगा देती हैं, उसका जो उसकी पत्नी है वो लगा देती हैं, बच्चा है वो अभी 4 साल का हुआ है बच्चा, बच्चे को उससे मिलने नहीं दिया जाता है। सारी यातनाएं। कोई बंदा बेंगलोर में काम कर रहा है, उसकी यूपी पर तारीखें लगाई जा रही हैं, तारीखें इतनी भयंकर कि 1 साल के अंदर उसे 120 तारीखों पर बुलाया जाता है। बंदा जॉब करे, नौकरी करे या वहाँ पर जाए। उस आदमी को इतना हरास्ट किया गया, यहाँ तक कि उसने ये भी बोला उस वीडियो के अंदर कि वहाँ की जो जज थी, उसका नाम भी बताया था, और उसने जो अपना सुसाइड लेटर लिखा था 24 पेज का, उसके अंदर सबसे पहले उस महिला जज का ही नाम लिखा है, उसके बाद उसके पेशकार का नाम लिखा है, फिर 4 लोगों के नाम लिखे हैं। महिला जज ने उससे रिश्वत लेने की कोशिश की, तमाम बातें उसने बोली। उसने एक वीडियो में बार बार एक चीज़ बोली थी कि अगर इस देश का न्यायालय मुझे न्याय नहीं दिला पाता है तो मेरी अस्थियों को गंगा में मत बहाना, मेरी अस्थियों को उसी कोर्ट के सामने किसी गटर के नाले में डाल देना। ये बोलकर किसी व्यक्ति का मर जाना, सुसाइड कर लेना। 12 उसने डिमांड रखी है कि उसका परिवार मेरे को टच ना करें। देश की न्यायपालिका पर उसने इतने तमाम सवाल खड़े कर दिए जिसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन न्यायिक समीक्षा केवल कहाँ पर लिखी है? संविधान में लिखी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। उससे इतनी एलिमनी मांगी गई, और आजकल ज़्यादातर जो केस होते हैं वो इस मामले में फर्जी होते हैं। ठीक है, अब शिक्षा के जो किसी आदमी को शिक्षित करना, किसी महिला को शिक्षित करना, लड़की को, पुरुष को शिक्षित करना, शिक्षा अच्छी बात है, सबको लेनी चाहिए। लेकिन अगर अलग अलग एंगल से इस मामले को देखा जाए तो तमाम चीज़ें जो एक व्यक्ति के सामने आती है, समाज किस दिशा में जा रहा है, बड़ा सोचनीय विषय है। चलो कुछ नहीं होगा, एफआईआर हो गई है, और उसके लेकर जो बेंगलोर के अंदर एक एफआईआर भी दर्ज हुई है उस मर्डर के बाद में। 80 मिनट का वीडियो जारी करने के बाद, वो 24 पेज की एक पूरी श्रेणी जारी करने के बाद, लिस्ट जारी करने के बाद, उसके अंदर भी 4 लोगों के नामजद एफआईआर हुई है, जिसमें उस जो जज थी, महिला जज, और जो उसका पेशकार था, उसका नाम आज भी नहीं है उसके अंदर। ठीक है, क्योंकि ये देश की कानून व्यवस्था है। अब अनुच्छेद 142 क्या बोलता है, अपन उस पर बात करते हैं। भाई ये फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने, बोला किसी को महिला होने के आधार पर आप स्थायी कमीशन देने से मना नहीं कर सकते हो। यानी अगर आप किसी पुरुष को दे रहे हो, किसी महिला को ये बोलकर नहीं दे रहे हो कि आप महिला हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको समान अधिकार मिलने चाहिए। अनुच्छेद 142 क्या कहता है भारतीय संविधान का? इसके तहत सुप्रीम कोर्ट को एक विवेकाधीन शक्ति मिली हुई है अनुच्छेद 142 के तहत। इस शक्ति का मतलब है कि इस शक्ति का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट न्याय हेतु फैसले देने के लिए कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हमारे संविधान में ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे इस व्यक्ति को न्याय मिल चुके, इससे न्याय दिया जा चुके, तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 का प्रयोग करती है। अनुच्छेद 142 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को खुद के विवेक से कुछ शक्तियां मिली हुई है कि खुद का विवेक प्रयोग करके भी आप कहीं किसी को न्याय दे सकते हो। ठीक है, जैसे कौन कौन से मामले हैं अनुच्छेद 142 के अंदर? अगर किसी भी मामले में पूर्ण न्याय की अनुमति है, अगर कोई ऐसा कोर्ट में फैसला आता है कि आपको उसमें पूर्ण न्याय देना है, तो इस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। प्रक्रियात्मक और जो मूल कानून की सीमाएं हैं, उसमें अगर जाकर अगर किसी को फैसला नहीं दिया जा सकता है, तो फिर अनुच्छेद 142 को आप प्रयोग में ले सकते हैं। किसी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने का अधिकार है अनुच्छेद 142 के अंदर। दस्तावेजों की खोज या पेश करने के अधिकार है। अगर किसी दस्तावेज को खोज करना है या किसी नए दस्तावेज को पेश करना है और वो दस्तावेज कानून के तहत आप पेश नहीं कर सकते हो, तो फिर अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी भी कोर्ट की अवमानना की जांच करना हो या किसी भी दंड की अवमानना हो रही है, तो उसकी जांच भी अनुच्छेद 142 के तहत की जा सकती है। तो ये अनुच्छेद 142 है, वापस सुर्खियों में आया, तो पॉलिटी की दृष्टि से भाई इंपॉर्टेंट हो गया है। हाल ही में किसे सीरिया में अंतरिम सरकार के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद अल बशीर को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है सीरिया। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सीरिया को अभी जो ये जो मैं बता रहा हूं प्रधानमंत्री, ये कार्यवाहक है भाई, इसको ध्यान रखना इस शब्द को।
कल को चेंज हो जाए तो आप मुझे मत बोलना कि सर आपने ये पढ़ा दिया है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में मोहम्मद अल बशीर को है, ठीक है। सीरिया की बात करें तो अरब गणराज्य, जिसको सीरियाई अरब गणराज्य या सीरिया इसको बोलते हैं, पश्चिमी एशिया का जो भूमध्य सागर है उसके पूर्वी तट पर यह देश स्थित है। 1946 के अंदर भारतीय जो फ्रांसीसी सैनिक थे वो इससे सीरिया से वापस गए और ये एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा था। इसकी राजधानी है दमिश्क। सीरिया की राजधानी कौन सी है? दमिश्क सीरिया की राजधानी है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, राजधानी के लिए एक प्रयोग वर्ड एक प्रयोग में लिया जाता है, पूर्व का मोती बोला जाता है इसको। कोशिश करना, पूर्व का मोती किसको बोला जाता है? दमिश्क को बोला जाता है। दमिश्क क्या है? तो सीरिया की राजधानी है। सीरिया है वो 1946 के अंदर आजाद हुआ था। फ्रांसीसी नौसैनिक यहाँ पर पहले रहते थे। फ्रांसीसी सैनिकों के जाने के बाद 1946 में एक सीरिया आजाद देश बन गया है, ठीक है। कहाँ पर है? तो पश्चिम एशिया का जो भूमध्य सागर है उसकी पूर्वी तट के अंदर यह स्थित है। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। यह था भाई 12 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर, जिसको मैंने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करवाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना, उससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। और अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, ठीक है। वैसे नेगेटिव कमेंट अगर आते हैं तो सच पूछो तो मुझे मजा आता है, ठीक है। क्योंकि चप्पल देखो, चप्पल को पहनते हैं अपन पैदल चलने के लिए, फिर वहीं कीचड़ में चलते तो चप्पल क्या करती है? अपने पैरों पे कीचड़ उछालती है ना, पीछे से कीचड़ उछालती है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता, मस्त रहो, जिसको अच्छा लगता है वो पढ़ो। और इस क्लास में से बाहर कोई क्वेश्चन जाने वाला नहीं है, ठीक है। इसकी पीडीएफ ले लेना, इस नंबर पे मैसेज कर देना, सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसकी पीडीएफ डाल दिया करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आपको डेली के डेली भेज दिया करेंगे। डेली मैसेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अपनी वेबसाइट है, इसको जरूर चेकआउट करना। यहाँ पर सभी वैकेंसीज के लिए हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड होते हैं। ये अपना इंस्टाग्राम हैंडल है infusion/notes के नाम से। यहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छी अच्छी न्यूज़ मिलती है, तो इसको भी आप फॉलो कर लेना। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।